फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए उन्हें भी। इस वीडियो में मैं केवल कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए ये इसका रिवीजन पार्ट है। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो मैंने बना रखी है ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे प्रमुख जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसे राष्ट्रपति चुनता है। और जो बाकी के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसे भी राष्ट्रपति चुनता है, लेकिन जो प्रमुख न्यायाधीश होते हैं उसकी सलाह पर चुनता है। यानी जो वो मुख्य न्यायाधीश कहता है उन्हें ही वो चुनता है, लेकिन चुनता राष्ट्रपति है। अब जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे राष्ट्रपति चुनता है और उसे शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। और राष्ट्रपति उसे ही चुनता है जो न्यायाधीश बनने के लिए सर्वोत्तम हो, यानी उसे वकालत का बहुत ज़्यादा अनुभव हो। तो न्यायाधीश की नियुक्ति इस प्रकार होती है, इसमें दे भी रखा, आप पढ़ लीजिए। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परंपरा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, किंतु भारत में इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन में बनी रहे। जो सर्वोत्तम नागरिक होता है राष्ट्रपति के बाद, जो वो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसलिए मुख्य न्यायाधीश को सभी न्यायालयों का हेड माना जाता है। इसलिए उसकी नियुक्ति बिल्कुल सोच समझकर की जाती है, ताकि कोई गलती ना हो। और जैसे हटाने की बात होती है तो न्यायाधीश को भी वैसे हटाया जाता है जैसे राष्ट्रपति को। अगर वैसे तो उनकी उम्र 65 वर्ष तक होती है, 65 वर्ष तक वो अपना कार्यालय पूरा कर कर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन वैसे अगर कोई वैसे उल्लंघन करते हैं, वो संविधान के खिलाफ जाते हैं, तो उन पर महाभियोग लगाया जाता है। अब देख लीजिए, न्यायपालिका होती है, वो जिसके जो न्यायालय होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः: जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। जो जिला न्यायालय होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिसमें से जो इनसे भी नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जो कि बिल्कुल छोटे लफड़े सुलझाए जाते हैं। और जो जिला न्यायालय होते हैं इसमें थोड़े से बड़े सुलझाए जाते हैं। फिर अगर इसमें जो कुछ नहीं, जो फैसला नहीं हो पा रहा है, तो वो उच्च न्यायालय में जाता है, जो कि हर हर स्टेट में एक होता है, हर राज्य में एक होता है। जो इससे भी फिर बड़ा मामला होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। जैसे अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई लफड़ा हो जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है वो सीधा। और एक होती है जनहित याचिका, वो सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए: जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है, अपने विचार तर्क सहित लिखिए। यानी कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जनहित याचिका क्या है? देखिए, नाम से पता चल रहा है जनहित, यानी कि ऐसी याचिका जो लोगों के हित में हो। तो जनहित याचिका गरीबों की मदद कर सकती है। इसमें आप अपने विचार लिखिए कि किस प्रकार कर सकती है। यानी कि क्योंकि जनहित याचिका वो होती है, वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, वो यानी किसी एक विशिष्ट समूह के लिए होती है। और जो जनहित याचिका होती है वो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही दायर कर सकते हैं। यानी कि हमें किसी छोटे मोटे कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट भी अगर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएं इसकी कि पूरी जनता के खिलाफ कोई कार्य हो रहा है और इसमें कोई भी व्यक्ति ये याचिका दायर कर सकता है, तो उसे इंसाफ मिलेगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं अपने उत्तर की जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है। ये क्वेश्चन ये देखिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। ऐसे किन्हीं 4 उपायों को लिखिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
यानी कि संविधान में ऐसा क्या बताया गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, यानी कि उसमें कोई रुकावट ना आए। तो देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। सबसे पहले, दलगत राजनीति की भूमिका को दूर रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि जो जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति विधायिका के द्वारा नहीं होती। जैसे जैसे कोई भी मंत्री बनता है तो वो सबसे पहले विधायिका के जो सांसद होते हैं वो उन्हें नियुक्त करते हैं 2/3 सदस्य या वो 1/2+1 विशेष बहुमत से। तो ऐसा इसमें न्यायपालिका में बिल्कुल नहीं होता। इसमें सीधे राष्ट्रपति किसी एक न्यायाधीश को चुनता है जो कि सर्वोत्तम न्यायाधीश हो, उसे लगे कि इसे बहुत ज़्यादा वकालत का अनुभव है और ये पहले उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है, तो उसे फिर न्यायाधीश चुना जाता है। और ऐसे ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह पर। तो इसमें विधायिका का कोई रोल नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि फिर विधायिका इस पर अपने रोब झाड़े, तो इसलिए अलग अलग न्यायपालिका भी खुद स्वतंत्र रहना चाहती है। दूसरा फिर इसमें है, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश बन जाए, उसे वकालत का अनुभव नहीं है, उसे फैसला करने का भी अनुभव नहीं है, तो कम से कम वो 10 साल तक किसी वकील रहा हो, नामी वकील रहा हो 10 साल तक, तो उसे न्यायाधीश बना सकते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनका कार्यकाल निश्चित कर दिया गया है 65 वर्ष तक की आयु। वैसे कोई भी सरकारी नौकरी होती है वो 60 वर्ष तक की आयु तक रिटायर हो जाते हैं सब, लेकिन न्यायाधीशों को 65 वर्ष तक उसमें संविधान में बताया गया कि 65 वर्ष तक वो अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। न्यायाधीशों की वेतन संसद निधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो न्यायाधीशों को जो भी वेतन दिया जाता है वो ऐसे नहीं दिया जाता बार बार, क्योंकि पूरे साल का फिर जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही पेश कर देता है कि पूरे साल में इतना खर्चा आया है, इतने न्यायाधीशों को वेतन देना है, तो आप इतना भेज दीजिए। तो जो वित्त विधेयक होते हैं या फिर जो संसद में जो भी होते हैं वो बजट भेज देते हैं इतना उनका। न्यायाधीशों के रिटायर होने के बाद उनके द्वारा वकालत करने पर प्रतिबंध है। यानी कि वो 65 वर्ष तक तो वो न्यायाधीश रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो वकालत नहीं कर सकते, इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इस चैप्टर में तो यही मुख्य मुख्य चीज़ें थी। आप और कुछ चीज़ें भी देख सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, जनहित याचिका क्या है। तो जनहित याचिका मैंने आपको बता दिया है कि लोगों के हित में कोई कार्य हो, इसके लिए एक याचिका दायर की जाती है, वो जनहित याचिका कहलाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।